हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अगेन मैच चेस। जी हाँ दोस्तों, एक बार मैं फिर लेकर आया हूँ नया टॉपिक और सहयोग आंदोलन। यह टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हमेशा हर टाइप के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि इस वीडियो में मैंने हर तरह के फैक्ट्स, मटेरियल और प्रीवियस ईयर्स में अब तक पूछे गए सारे क्वेश्चन को ऐड करने का कोशिश किया है। यह वीडियो अपने आप में एक कंप्लीट फुल वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद इससे संबंधित एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वह आपसे नहीं छूटेगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखिएगा। हम लोग हमेशा की तरह सबसे पहले थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे, फिर लास्ट में प्रीवियस ईयर्स के पूछे गए सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, चाहे वह क्वेश्चन एसएससी से पूछे गए हों, यूपीएससी से पूछे गए हों, चाहे वो अदर स्टेट के पीसी से पूछे गए हों, चाहे वो किसी अदर गवर्नमेंट एग्जाम से पूछे गए, सबको हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों, जो लोग नए अभी इस चैनल से जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होने पर आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वो सहयोग आंदोलन। वो सहयोग आंदोलन की जो तिथि मानी जाती है वो 1920 से 1922 मानी जाती है। ये टॉपिक जो है वो यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट के पीसीएस, एसएससी, रेलवे एग्जाम और जितने भी सारे अदर गवर्नमेंट एग्जाम हैं सभी के लिए ये टॉपिक है। और ये टॉपिक काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये सारे एग्जामिनेशन के लिए। इस टॉपिक को आज हम लोग किस तरह से कवर करेंगे, इस चीज़ को हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं। पूरा एंटायर वीडियो में कैसे इस टॉपिक को हम लोग आज कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आंदोलन के कारण क्या थे, आंदोलन स्टार्ट होने के पीछे कारण क्या थे, ये आंदोलन क्यों स्टार्ट हुआ था, इसको हम लोग जानेंगे। उसके बाद आंदोलन के उद्देश्य क्या थे, इसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद आंदोलन की शुरुआत किस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में हुई, इसको हम लोग जानेंगे। उसके बाद फिर आंदोलन का जो प्रसार पूरे भारतवर्ष में किस प्रकार हुआ, इसको समझेंगे। उसके बाद यह आंदोलन किस प्रकार से जन आंदोलन में परिवर्तित हुई, इस आंदोलन का भारतीयों ने किस प्रकार से प्रतिक्रिया व्यक्त किया। उसके बाद यह आंदोलन क्यों वापस लिया गया, इसके पीछे का कारण हम लोग समझेंगे। उसके बाद आंदोलन का हम लोग मूल्यांकन करेंगे और उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी सारे प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम में पूछे गए हों, बीपीएससी में पूछे गए हों, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, एसएससी, रेलवे और ऑल ओवर इंडिया में जितने भी सारे गवर्नमेंट एग्जाम में ये पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन, इस टॉपिक से सबको हम लोग कवर करेंगे, जो कि लास्ट में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि आंदोलन के कारण क्या थे। ये जो आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था, इस आंदोलन के पीछे कारण क्या थे, उसको यहाँ पे हम लोग जानेंगे। इस आंदोलन का स्टार्ट होने का सबसे बड़ा कारण था प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात उत्पन्न हुई कठिनाई। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ था तो उस फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जितने भी सारे प्रॉब्लम्स और इश्यूज आने लगे थे, तो जिसके वजह से भारतीयों में असंतोष की भावना थी। उसके बाद इसी बीच रॉलेट एक्ट 1919 में लागू हो गया, जिसे काला कानून कहा गया। इसकी वजह से भारतीयों में असंतोष की भावना थी। उसके बाद पंजाब में मार्शल लॉ लागू करके पंजाब में वहां पे लोगों पर अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया गया था, तो जिसके वजह से भारतीयों में असंतोष की भावना थी। और इसी बीच सबसे बड़ा हत्याकांड हुआ, जिसे जालियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया, यानी 13 अप्रैल 1919 को यह हत्याकांड हुआ था। इस हत्याकांड की वजह से पूरे भारतवर्ष में असंतोष की भावना फैली। उसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919 लागू हुआ, जिसके वजह से भारतीयों में असंतोष की भावना फैली। उसके बाद मुसलमानों में खिलाफत का रक्षण करने का जुनून सवार था, उसकी वजह से मुसलमानों में अंग्रेजों के प्रति नफरत और संतोष की भावना थी। तो जितने ये सब कारण थे असहयोग आंदोलन स्टार्ट होने के, यानी ये सब कारण एक साथ उस समय आ गए, जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन स्टार्ट होने का सबसे बड़ा मुख्य कारण बना। वर्ष 1919 में सरकारी नीतियों एवं गतिविधियों से भारतीय समाज का लगभग हर वर्ग असंतुष्ट हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात उत्पन्न हुई आर्थिक कठिनाइयों से जनता त्रस्त हो गई। तो यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था, उस फर्स्ट वर्ल्ड वार में मानव संसाधन के साथ साथ आर्थिक संसाधन का भी प्रयोग किया गया अंग्रेजों द्वारा, जिसकी वजह से पूरी आर्थिक स्थिति जो थी उस समय भारत की चरमरा गई। इस वजह से विश्व युद्ध के कारण महंगाई बहुत बढ़ गई थी। उसके बाद मजदूर, निम्न एवं मध्यम वर्ग के लोग सभी इस
महंगाई से परेशान हो गए थे। उसके बाद औद्योगिक उत्पादन कम हो गया था, क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार में सारी फैक्ट्री बंद हो गई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गया, तो ऑब्वियसली जो भी औद्योगिक उत्पादन था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था, वो सब का सब कम हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई। लोग करों के बोझ से दब गए। अब लोग कर के बोझ से क्यों दबे? क्योंकि जब अंग्रेज फर्स्ट वर्ल्ड वार की लड़ाई लड़े, इतना भी सारा पैसा जो था, जो भी सारी चीजें थी, वो सब का सब लड़ाई में खर्च हुआ। तो लड़ाई में खर्च हुआ तो अब अंग्रेज को दोबारा पैसा चाहिए, तो पैसा कहाँ से, वो किस फॉर्म में कलेक्ट करेंगे? तो ऑब्वियसली टैक्स के फॉर्म में कलेक्ट करेंगे। तो टैक्स का बोझ जाएगा कहाँ? सारा का सारा टैक्स का बोझ भारतीयों पर आएगा, जिसकी वजह से भारतीयों पर काफी कर का बोझ बढ़ गया। उसके बाद सूखे, महामारी, प्लेग से भी हजारों लोग मारे गए। अब सूखे, महामारी, प्लेग से जब हजारों लोग मारे गए, तो उस समय अंग्रेजों ने कोई भी राहत का कार्य नहीं किया। अब जब युद्ध लड़ा गया, तो युद्ध में तो कितने भी सारे जानवर भी मारे गए होंगे, इंसान भी मारे गए होंगे। जानवर और इंसान के मारे जाने की वजह से क्या बीमारियां फैली होंगी, लाश सड़ गया होगा। तो ऐसी स्थिति में हजारों लोग बीमारी के कारण मारे गए। उसके बाद रॉलेट एक्ट, पंजाब में मार्शल लॉ का आरोपण तथा जालियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाएं का हो जाना। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से राष्ट्रवादियों को अत्यंत निराशा हुई, तो इस वजह से भारतीयों में संतोष की भावना थी। तो ये सब मुख्यतः कारण था असहयोग आंदोलन के स्टार्ट होने का। स्टार्टिंग में क्या था कि कांग्रेस पार्टी जो थी, वो असहयोग आंदोलन को सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो अब असहयोग आंदोलन को कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं सपोर्ट कर रही थी? उसका वजह था कि जो गांधी जी थे, वह खिलाफत मूवमेंट को भी सपोर्ट कर रहे थे, यानी खिलाफत आंदोलन को भी सपोर्ट कर रहे थे। और जो भी कांग्रेस पार्टी थी, वो नहीं चाह रही थी कि खिलाफत आंदोलन के साथ साथ भारत का असहयोग आंदोलन भी चले। इनमें से जितने भी सारे कांग्रेसी नेता थे, वो तैयार नहीं हो रहे थे। तो हर कांग्रेसी नेता का अपना अपना मत था। तो इसमें से बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि हम लोग कोई भी अलायंस नहीं करेंगे, यानी कोई भी संधि नहीं करेंगे कोई भी रिलीजियस इशू के बेस पर। जो खिलाफत मूवमेंट जो था, वो एक तरह से धार्मिक आंदोलन माना जा रहा था। तो बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन चलाने जा रहे हैं, तो इसमें हम लोग किसी रिलीजियस इश्यूज या धार्मिक मुद्दे को क्यों शामिल करें? खिलाफत आंदोलन चलना है तो वो अपना अलग सेपरेट चले, असहयोग आंदोलन चलाएंगे तो हम लोग अलग चलाएंगे। दोनों को एक साथ चलाने का क्या कारण होगा? इसलिए बाल गंगाधर तिलक तैयार नहीं थे। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, ये लोग भी असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। इन लोगों का कहना था कि हम लोग विधान परिषद का इलेक्शन लड़कर क्यों नहीं पार्लियामेंट में जाकर या परिषद में जाकर अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध प्रकट करेंगे, अंग्रेजों के हर काम में अड़चन डालेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका यही, असहयोग आंदोलन क्यों स्टार्ट करें? मोहम्मद अली जिन्ना भी असहयोग आंदोलन और साथ ही साथ खिलाफत आंदोलन दोनों को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। उनका कहना था कि नो नीड ऑफ मास एजिटेशन। वो कहना चाह रहे थे कि अभी भारत में मास लेवल पे कोई भी आंदोलन की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय अभी इस प्रकार के आंदोलन से परिचित नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि भारत में अब कभी भी इतने बड़े लार्ज लेवल पे कोई भी आंदोलन नहीं चला है, तो जिससे अभी भारत के लोग इस प्रकार के आंदोलन से परिचित नहीं है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये आंदोलन अहिंसक से हिंसक ना बन जाए, इसलिए ये आंदोलन अभी जरूरत नहीं है। ये आंदोलन भी भारतीयों के पक्ष में सही नहीं होगा, इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना आंदोलन को सहयोग नहीं करना चाह रहे। मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी को लेटर भी लिखा और इस लेटर में कहा भी कि खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट कर मुस्लिम रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा ना दें। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना 1913 से कोशिश कर रहे थे कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में एक दूसरे के साथ समर्थन करें। लगातार ये 1913 से कोशिश कर रहे थे और तब जाकर 1916 में ये कामयाब हुए और लखनऊ पैक्ट हुआ। इस लखनऊ पैक्ट में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे फिर आए। तो इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना नहीं चाह रहे थे कि कहीं मुस्लिम रेडिकलाइजेशन हो जाए, जिसकी वजह से कहीं फिर ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग कहीं अलग अलग ना हो जाए। एनी बेसेंट ये भी असहयोग आंदोलन को सपोर्ट नहीं कर रही थी। उनका कहना था कि अभी इतने बड़े रिवॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, इससे अच्छा क्यों ना 1919 का पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया जाए और इलेक्शन के द्वारा पार्लियामेंट, संसद, विधान परिषद में अंदर जाकर वहां पे अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध प्रकट करें। और एनी बेसेंट का ये भी कहना था कि इस प्रकार के आंदोलन से भारतीयों को कानून उल्लंघन करने की आदत नहीं डालें। इससे क्या होगा कि भारतीयों में कानून उल्लंघन करने की आदत पड़ जाएगी और इससे बार बार वो कानून उल्लंघन करेंगे। आज़ादी मिलने के बावजूद भी ये, उसके बाद भी ये कानून का उल्लंघन करेंगे। तो ये एनी बेसेंट का कहना था।
उसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये 10 कदम और आगे बढ़ गए। इन्होंने क्या किया, कांग्रेस के कोई छोड़ दिया, काउंसिल इलेक्शन में उतर गए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन पार्टी की स्थापना किया। उसके बाद अब हम लोग आंदोलन के उद्देश्य को देख लेते हैं। तो फरवरी 1920 में हिंदू मुस्लिम का एक दल गांधी जी और अली बंधु के साथ वायसरॉय चेम्सफोर्ड से मिलने के लिए गए। हिंदू मुस्लिम दल और गांधी जी, अली बंधु ये सब मिलकर चेम्सफोर्ड से कहा कि आप लोग खिलाफत की जो ट्रीटी थी उसको बरकरार रखें। फिर चेम्सफोर्ड ने इस बात को इग्नोर कर दिया। तब फिर उसके बाद गांधी जी ने कहा कि सरकार अमृतसर हत्याकांड के लिए खेद प्रकट करे तथा पंजाब में हुई ज्यादतियों का निराकरण करे, तुर्की के प्रति अपने व्यवहार को नरम करे, भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए कोई नवीन योजना प्रस्तुत करे। यदि अंग्रेज सरकार इन मांगों को स्वीकार नहीं करेगी तो वह असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पे असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस प्रकार से हुई इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। जून 1920 में खिलाफत कमेटी का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ और इस अधिवेशन में गांधी जी को आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया। फिर 1 अगस्त 1920 को खिलाफत समिति तथा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया। उसके बाद इस आंदोलन के प्रथम दिन यानी 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक इनका मृत्यु हो गया, जिसके कारण यह इस आंदोलन का परिणाम नहीं देख पाए। फिर 10 अगस्त 1920 में क्या हुआ कि सेवरे की ट्रीटी हुई, यानी सेवरे की जो ट्रीटी हुई ब्रिटिश और टर्की के बीच में हुई। तो सेवरे की ट्रीटी के अंतर्गत जो टर्की था उसका विभाजन कर दिया गया, यानी बंदर बांट कर दिया गया टर्की का। और सेवरे की संधि होने के बाद लगभग नए 40 देश अस्तित्व में आए। तो जब सेवरे की संधि हुई तब उसके बाद से फिर जो खिलाफत समिति थी उनकी बैठक हुई। तो ये बैठक कब हुई, 31 अगस्त 1920 को हुई। और फिर इस बैठक में औपचारिक तौर पर असहयोग आंदोलन चलाने की घोषणा कर दी गई। जब खिलाफत समिति के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाने की घोषणा कर दी गई, तब अब बारी थी कांग्रेस की। कांग्रेस सितंबर 1920 में कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन हुआ। अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो लाला लाजपत राय थे। ये जो अधिवेशन कलकत्ता में हुआ तो इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को गांधी जी ने प्रस्तावित किया, लेकिन अध्यक्ष जो थे वो लाला लाजपत राय थे। फिर पंजाब एवं खिलाफत के मुद्दे को हल एवं स्वराज की स्थापना के लिए कांग्रेस ने असहयोग कार्यक्रम को चलाने की स्वीकृति प्रदान कर दी। गांधी जी जब भी कोई भी आंदोलन चलाते तो उसके लिए वो कार्यक्रम निर्धारित करते और उसकी एक सूची होती थी कि इस कार्यक्रम में हम लोग को क्या करना है। जबकि जब नेता जो होते थे, लीडर जो होते थे, वो नीति बनाते थे, उस नीति के अनुसार वो चलते थे। जबकि गांधी जी कार्यक्रम बनाते थे, उस कार्यक्रम के अनुसार ही फिर वह आंदोलन को आगे ले जाते। लेकिन इस प्रस्ताव का फिर सी आर दास ने विरोध किया। जब सी आर दास ने विरोध किया तब फिर दिसंबर 1920 में फिर दोबारा नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में सी विजय राघवाचार्य ये अध्यक्ष रहे और इनकी अध्यक्षता में फिर असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को सी आर दास ने इस बार प्रस्तावित किया। तो इससे पहले गांधी जी ने प्रस्तावित किया सितंबर में और उसके बाद फिर दिसंबर में सी आर दास ने प्रस्तावित किया। इस अधिवेशन में स्वराज प्राप्ति को अपना लक्ष्य घोषित किया और रोजमर्रा कार्य को देखने के लिए 15 सदस्य कांग्रेस कार्यकारिणी समिति यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी गठित की गई। सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में प्रस्तावित प्रस्ताव जो हुआ था तो उसमें बहिष्कार कार्यक्रम को चलाने के लिए गांधी जी द्वारा कहा गया था। तो अब ये बहिष्कार कार्यक्रम में क्या क्या था, सरकारी उपाधियों एवं शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार करना था, उसके बाद सरकारी करों का बहिष्कार करना था, उसके बाद उत्सवों का बहिष्कार करना था, गैर सरकारी उत्सव और सरकारी उत्सव दोनों का बहिष्कार करना था, फिर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था, उसके बाद न्यायालयों का बहिष्कार करना था, वकालत को छोड़ना था, उसके बाद खादी के उपयोग को बढ़ावा देना था। तो ये सब बहिष्कार कार्यक्रम में शामिल था। सरकार को असहयोग करने का जो प्रस्ताव पारित हुआ था उसमें सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार, न्यायालयों का बहिष्कार एवं पंचायतों के माध्यम से न्याय का कार्य, विधान परिषदों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा खादी एवं चरखा के उपयोग को बढ़ावा देना। इस प्रस्ताव में यह भी पारित था कि लगभग 1 करोड़ चरखा कांग्रेस बांटेगी, लेकिन लगभग 20 लाख चरखा ही बांट पाई थी। सरकारी उपाधियों तथा अवैतनिक पदों का परित्याग करना था, सरकारी सेवाओं का परित्याग करना था, सरकारी करों का भुगतान न करना, सरकारी तथा गैर सरकारी उत्सवों का बहिष्कार करना था। गांधी जी असहयोग आंदोलन चलाने के लिए तैयार हो गए तो गांधी जी ने सबसे पहले जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण जो कैसर हिंद की जो उपाधि उनके पास थी उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया था।
उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे आंदोलन का प्रसार किस प्रकार से हुआ इसको देखेंगे, इसको समझेंगे। तो आंदोलन के प्रसार करने के लिए गांधी जी ने खिलाफत नेता अली बंधु के साथ पूरे देश का दौरा किया और भारत के लोगों को जागरूक किया इस आंदोलन के प्रति। उसके बाद शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार किया गया, विदेशी कपड़ों को सार्वजनिक रूप से होलिका के रूप जलाई गई। उसके बाद विदेशी शराब तथा ताड़ी की दुकानों पर धरने आयोजित किए गए। उसके बाद कांग्रेस की स्वयं सेवी सेनाएं जो समानांतर पुलिस की तरह कार्य करने लगी। अब ये समानांतर पुलिस की तरह क्यों कार्य करने लगी? क्योंकि अंग्रेज जो थे वो हमेशा बार बार हिंदू मुस्लिम के बीच दंगा करवाने की कोशिश करते रहते थे। तो इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए अंग्रेज ये भी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह हिंदू मुस्लिम के बीच दंगा हो जाए या ये आंदोलन जो अहिंसक आंदोलन है किसी तरह हिंसक आंदोलन में बदल जाए। इसलिए कांग्रेस जो थी वो समानांतर पुलिस का काम कर रही थी और वो हमेशा देख रही थी कि कहीं किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं हो। फिर देश के कई प्रख्यात वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू इन्होंने पंजाब से वकालत छोड़ी। उसके बाद अरुणा आसिफ अली इन्होंने दिल्ली से वकालत छोड़ी। उसके बाद गुजरात से विट्ठल भाई पटेल तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल इन्होंने वकालत छोड़ी। उसके बाद उत्तर प्रदेश से जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू इन्होंने वकालत छोड़ी। उसके बाद से फिर बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इन्होंने वकालत को छोड़ा। उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल से देश बंधु चित्तरंजन दास इन्होंने भी वकालत को छोड़ दिया। उसके बाद मद्रास से श्री गोपालाचार्य और टी प्रकाशम इन्होंने भी वकालत को छोड़ दिया। तो ये सारे लोग जो थे इन्होंने सभी लोगों ने वकालत को त्याग दिया। असम में चाय बागान के मजदूर, स्टीमर पर काम करने वाले मजदूर, असम बंगाल रेलवे के कर्मचारी, इन सब लोगों ने मिलकर हड़ताल किया था। एक सरकारी आंकड़े के अनुसार 1921 में 396 हड़तालें हुई जिनमें 6 लाख श्रमिक शामिल थे और इससे लगभग 70 लाख वर्किंग डे का नुकसान हुआ था। उस संयुक्त आंदोलन के समांतर ही और भी कई आंदोलन हुए थे, जिसमें से अवध किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश में हुआ था, एका आंदोलन उत्तर प्रदेश में हुआ था, अकाली आंदोलन पंजाब में हुआ था। अवध किसान आंदोलन के दौरान ही किसानों ने कर नहीं देने का फैसला किया था और किसानों ने कर नहीं चुकाया था। अवध किसान आंदोलन लगभग 1920 से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद एका आंदोलन 1921 में चला, मोपला आंदोलन भी 1921 में चला। तो ये सब सारे के सारे आंदोलन जो थे वो सहयोग आंदोलन के समांतर ही चले थे और ये लगभग 1920 से लेके 1922 के बीच तक यह सब आंदोलन चले, जिसमें से अकाली आंदोलन जो था वो पंजाब में गुरुद्वारों पर भ्रष्ट महंतों का कब्जा समाप्त करने के लिए चलाया गया था और ये आंदोलन सिखों के द्वारा चलाया गया था और इस आंदोलन का नाम अकाली आंदोलन था और ये एक प्रकार का अहिंसक आंदोलन था। तो मैंने किसान आंदोलन से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड कर दिया है जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी इसके बारे में एक्सप्लेन करके मैंने बताया है, तो इस वीडियो को वहाँ पर देख सकते हैं। 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। क्रांतिकारी संगठन ने भी असहयोग आंदोलन का समर्थन किया। इसी समय मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, विपिन चंद्रपाल और जी.एस. खापर्डे आदि नेता ने कांग्रेस छोड़ दी क्योंकि वे संवैधानिक एवं न्यायपूर्ण ढंग से संघर्ष चलाए जाने के पक्षधर थे। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना का कांग्रेस छोड़ना कोई सांप्रदायिक कारण नहीं था, उनका राजनीतिक कारण था। इसके पीछे एक्चुअली हुआ क्या था? मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी दोनों एक साथ मंच साझा कर रहे थे। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना भाषण दे रहे थे और भाषण में वो बार बार गांधी जी को मिस्टर गांधी और मौलाना अबुल कलाम आजाद को अबुल कलाम आजाद कहकर संबोधित कर रहे थे। तो पब्लिक में जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने कहा गांधी जी के नाम के पहले महात्मा लगाकर उनका नाम लिया जाए और अबुल कलाम आजाद के नाम के पहले मौलाना अबुल कलाम आजाद लगाकर बुलाया जाए। मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी के नाम के पहले महात्मा और अबुल कलाम आजाद के नाम के पहले मौलाना लगाकर फिर संबोधन करना स्टार्ट किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हम लोग असहयोग आंदोलन चला रहे हैं और एक तरह का ये राष्ट्रीय आंदोलन है, तो इस आंदोलन में हम लोग रिलीजियस आइडेंटिटी क्यों यूज कर रहे हैं? हम लोग जो आंदोलन चला रहे हैं उस आंदोलन में कोई भी धार्मिक आइडेंटिटी की क्या जरूरत है? महात्मा और मौलाना तो एक रिलीजियस आइडेंटिटी है, तो हम लोग महात्मा और मौलाना जो आइडेंटिटी है वो क्यों यूज करें? तो इसी बीच से इसी भाषण के दौरान पब्लिक से एक आदमी उठकर मंच पे चढ़ गया और मोहम्मद अली जिन्ना का गर्दन पकड़ लिया, जिससे मोहम्मद अली जिन्ना की काफी बेइज्जती, उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। तब उन्होंने डिसाइड किया कांग्रेस को छोड़ देने का, क्योंकि उस समय महात्मा गांधी जी के सामने ही ये सारी
बेइज्जती हुई थी, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना का कांग्रेस छोड़ने का कारण यही था कि इस घटना से वे काफी आहत हुए थे। सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम कहा। तो सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम इसलिए कहा क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से ही 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर समझौता किए। इसी की वजह से सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम का एम्बेसडर कहा था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया था। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए 1921 में तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई और 6 महीने के अंदर ही 1 करोड़ एकत्रित हो गए थे। जुलाई 1921 में कराची में अली बंधुओं ने घोषणा की और इस घोषणा में उन्होंने कहा कि मुसलमान का सेना में रहना धर्म के खिलाफ। इसलिए बहुत सारे जो मुस्लिम थे जो सेना में काम कर रहे थे, जो सेना में पुलिस के पद पे या फौजी के पद पे काम कर रहे थे, उन लोगों ने क्या रेजिग्नेशन देना स्टार्ट कर दिया। तो जब मुसलमानों ने सेना से रेजिग्नेशन देना स्टार्ट कर दिया तब अंग्रेजों ने इस कारण सितंबर 1921 को अली बंधुओं को गिरफ्तार कर लिया और जेल में बंद कर दिया। तब अली बंधु के सपोर्ट में अक्टूबर 1921 में गांधी जी ने कांग्रेस के 47 वरिष्ठ नेताओं के साथ अली बंधु के बयान की पुष्टि की तथा सभी भारतीय नागरिकों और सैनिकों से उपनिवेशी शासन से सभी प्रकार के संबंध तोड़ने का आह्वान किया। अब इस आंदोलन के दौरान एक बड़ी विचित्र घटना घटित हुई। गांधी जी के बारे में एक अफवाह उड़ी। गांधी जी के बारे में यह अफवाह थी कि गांधी जी एक मायावी हैं और उन्होंने अवतार लिया है। कहीं कहीं कृष्ण अवतार की उनकी अफवाह उड़ी। गांधी जी जहां भी गए वहीं उनकी चमत्कारिक शक्तियों की अफवाह फैल गई। गांधी जी की आलोचना करने वाले गाँव के लोगों के घर रहस्यात्मक रूप से गिर गए अथवा उनकी फसल नष्ट हो गई। तो ये सारी की सारी जो अफवाहें उड़ रही थी ये यूपी के लोकल न्यूज़पेपर में छप रहा था। एक गाँव में कुछ जुआरी जो थे वो जुआ खेल रहे थे। गांधी जी के बारे में अपशब्द कहे तो दूसरे दिन क्या हुआ कि उस जुआरी की बकरी को कुत्ते ने काट लिया। उसके बाद एक और अफवाह उड़ी। अफवाह यह थी कि एक कारखाने में एक आदमी ने कहा कि गांधी जी पे वो तभी विश्वास करेगा जब उसके सामने चूल्हे पर हांडी खड़ा है और उस हांडी में गुड़ का रस तैयार हो रहा था। अगर ये हांडी 20 से 2 भाग में टूट जाए तभी वह गांधी जी पे विश्वास करेगा और ऐसा ही हो गया। उस समय जो हांडी चढ़ा हुआ था चूल्हे पर तो वह हांडी 20 से 2 भाग में टूट गया। तो यह भी एक अफवाह थी। एक अफवाह और उड़ी हुई थी। वह अफवाह यह थी कि गांधी जी के चरखा के बारे में एक आदमी ने मजाक उड़ाया। जब गांधी जी के चरखा के बारे में एक आदमी ने मजाक उड़ाया तो उस आदमी के घर में आग लग गई। तो आग लगने के बाद की अफवाह काफी फैली। एक गांव में एक अफवाह और उड़ी कि कुछ शराबी जो शराब पीते थे उन लोगों ने डिसाइड यह किया कि आज के बाद से अब हम लोग कोई भी शराब नहीं पिएंगे। लेकिन एक शराबी दूसरे दिन ही शराब की तलब में शराब की दुकान ढूंढने के लिए निकला। जब वह शराब की दुकान ढूंढ रहा था तो उसके ऊपर अचानक से पत्थरों की बारिश स्टार्ट हो गई। तब उसने गांधी जी का जब नाम लिया पत्थर की बारिश होना बंद हो गया। तो यह भी एक अफवाह थी। तो इस तरह से काफी अफवाहें गांधी जी के बारे में उड़ रही थी। बाद में गांधी जी ने इस अफवाहों का खंडन भी किया था। अब गांधी जी एज ए सेलिब्रिटी काफी पॉपुलर और मशहूर हो गए थे। असहयोग आंदोलन के दौरान जो इकोनॉमिक बाइकआउट जो हुआ था वो काफी कामयाब रहा था। उस समय क्या असहयोग आंदोलन के दौरान क्या हो रहा था कि जितने भी सारे जो विदेशी वस्त्र थे उसको होलिका के रूप में जलाए जा रहे थे। तो 1920 से 21 के दौरान 102 करोड़ के आसपास अंग्रेजी सरकार को प्रॉफिट हुआ था कपड़े से। लेकिन जब होलिका दहन के बाद से और जब स्वदेशी वस्त्रों का बहिष्कार के बाद से यह 102 करोड़ का प्रॉफिट घटकर टर्न ओवर जो इसका घटकर लगभग 57 करोड़ हो गया था 1921 से 1922 के बीच में। तो काफी इकोनॉमिकली प्रभाव पड़ा अंग्रेजी सरकार के ऊपर। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी काफी पॉपुलर मशहूर हो गए थे। तो अंग्रेज सरकार भी ऐसे ही पॉपुलर मशहूर आदमी को ढूंढ रही थी जो गांधी जी के विरोध में विपक्ष में प्रचार कर सके। तब ऐसे में अंग्रेज सरकार ने प्रिंस ऑफ वेल्स को भारत भ्रमण के लिए आमंत्रित किया। जब प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आने के बारे में गांधी जी को पता चला तब गांधी जी ने अली बंधुओं की रिहाई न किए जाने के कारण प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन का बहिष्कार किया। तो जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में जब मुंबई जब आए प्रिंस ऑफ वेल्स तब उस समय उनके स्वागत के लिए कोई नहीं गया। तब ऐसे में पारसी समुदाय के लोग जो ना ही अंग्रेजों के विरुद्ध थे और ना ही भारतीयों के विरुद्ध थे, वो एज ए न्यूट्रल थे। जब वो लोग प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत के लिए स्टेशन पे गए, जब ये बात प्रदर्शनकारियों को पता चला तब जो प्रदर्शनकारी थे
थे वो सारे के सारे पारसी समुदाय के साथ दंगा किए और इस दंगे में काफी महिलाओं का साथ बलात्कार भी किया गया और काफी पुरुष इसमें भी मारे गए, उनका कत्लेआम भी हुआ। तब गांधी जी को जब ये बात पता चला तब वो मुंबई आए और फिर प्रदर्शनकारियों को समझाया और कहा कि आंदोलन अहिंसक है, ये आंदोलन में कोई भी किसी प्रकार की भी हिंसा जायज नहीं है और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स इंडिया आए और सबसे पहले वो मुंबई में आए थे जहां पारसियों से दंगा हुआ। उसके बाद प्रिंस ऑफ वेल्स जहां जहां भारत भ्रमण किए, हर जगह उनके विरुद्ध विभिन्न स्थानों पर हड़ताल एवं प्रदर्शन आयोजित किए गए। अब इस आंदोलन में जन प्रतिक्रिया किस प्रकार हुई ये हम लोग थोड़ा अब जान ले। तो इस आंदोलन में समाज के प्रत्येक वर्ग ने भाग लिया। मध्यम वर्ग के लोगों ने भी भाग लिया था, व्यवसायिक वर्ग के लोगों ने भी भाग लिया, किसान वर्ग के लोगों ने भाग लिया, महिलाएं, विद्यार्थी, हिंदू, मुस्लिम सब लोगों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। प्रारंभ में मध्यम वर्ग के लोगों ने आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया, लेकिन गांधी जी के कार्यक्रम को लेकर वे अधिक स्पष्ट नहीं थे, इसलिए मध्य वर्ग के लोग इस आंदोलन में बेहद सीमित रहे। फिर आर्थिक बहिष्कार को भारतीय व्यवसायिक वर्ग से समर्थन प्राप्त हुआ, क्योंकि उन्हें राष्ट्रवादियों द्वारा स्वदेशी के उपयोग पर बल से लाभ प्राप्त हुआ था। लेकिन बड़े उद्योगपतियों का वर्ग इस आंदोलन से दूर रहा, उन्हें अपने कारखानों में श्रमिक विद्रोह का भय था। उसके बाद अब किसानों की बारी थी, तो इस आंदोलन में किसानों की भूमिका काफी व्यापक थी। बिहार में निम्न एवं उच्च जाति के बीच का छूत अछूत का मामला असहयोग आंदोलन में लगभग लुप्त हो गया था। इस आंदोलन ने परेशान जनता एवं किसान को ब्रिटिश शासन और भूमिपतियों एवं व्यापारियों के खिलाफ अपनी भावना व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। इस आंदोलन में महिलाओं ने पर्दा प्रथा त्याग कर तिलक फंड में अपने आभूषण दान दिए। उन्होंने विदेशी कपड़े एवं शराब बेचने वाली दुकानों के आगे धरना दिया। अब इस आंदोलन में विद्यार्थियों की भी भूमिका थी, तो विद्यार्थियों ने सरकारी विद्यालयों एवं कॉलेजों का बहिष्कार किया तथा सरकारी विद्यालयों एवं कॉलेजों को छोड़कर राष्ट्रीय स्कूलों एवं कॉलेजों में प्रवेश लिया। अब जो राष्ट्रीय स्कूल कॉलेज थे तो काफी स्कूल और कॉलेज इस आंदोलन के दौरान स्टैब्लिश किए गए। 1916 में तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी थी, जिसको मदन मोहन मालवीय ने स्थापित किया था। 1920 में जामिया मिलिया की स्थापना किया गया। 1921 में काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई। 1920 में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की गई। 1921 में बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई। तो 1920 में जामिया मिलिया की जो स्थापना की गई थी वह मोहम्मद अली के द्वारा स्थापित किया गया और भी साथ में कई प्रमुख लोग भी थे। जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में इसे स्थानांतरित करके दिल्ली कर दिया गया। इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता भी काफी प्रबल रही। 4 अप्रैल 1919 को हिंदू मुसलमान एकता की मिसाल दुनिया के सामने रखने के लिए मुसलमानों ने आर्य समाजवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद को आमंत्रित किया था। वे दिल्ली के जामा मस्जिद के मेंबर से अपना उपदेश दे रहे थे। इसी आयोजन में हिंदुओं ने मुसलमानों के और मुसलमानों ने हिंदुओं के पैर छुए थे और अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम एकता का प्रदर्शन किया था। अमृतसर में सिखों ने अपने पवित्र स्थान स्वर्ण मंदिर की चाबियां एक मुसलमान नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को सौंपकर सिख और मुस्लिम एकता का प्रदर्शन किया था। अंग्रेजों की कूटनीतियों के द्वारा मोपला विद्रोह का सांप्रदायिकरण के बावजूद भी मुसलमानों ने आंदोलन में व्यापक सहभागिता और सांप्रदायिक एकता का प्रदर्शन किया। कई स्थानों पर गिरफ्तार लोगों में 2/3 तो केवल मुसलमान ही थे। अब इस आंदोलन में सरकार की प्रतिक्रिया किस प्रकार रही? जब यह आंदोलन काफी व्यापक रूप से फैलने लगा तब लॉर्ड रीडिंग को चिंता हुई। लॉर्ड रीडिंग के जो कार्यकाल था 1916 से लेके 1921 तक था। तो लॉर्ड रीडिंग ने सोचा गांधी जी से तब गांधी जी से इसके संबंधित बात किया जाए। तब लॉर्ड रीडिंग ने गांधी जी से वार्तालाप किया और मई 1921 में गांधी जी तथा भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रीडिंग के मध्य वार्ता आयोजित की गई। इस वार्ता में रीडिंग ने सरकार की ओर से गांधी जी से मांग की कि वे अली बंधुओं से अपने उस भाषण को वापस लेने का आग्रह करें जिसके कारण व्यापक पैमाने पर हिंसा हो रही थी। तब गांधी जी ने महसूस किया कि सरकार उनके एवं खिलाफत आंदोलन के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रही, अतः उन्होंने सरकार की मांग को ठुकरा दिया।
तब सरकार ने आंदोलनकारियों के विरुद्ध दमनात्मक कार्रवाई प्रारंभ कर दी जब गांधी जी ने सरकार के मांग को ठुकरा दिया था। तो अब ये किस प्रकार का दमनात्मक कार्रवाई स्टार्ट हो गया? तो संगठनों को अवैध घोषित कर दिया गया, सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया, प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया, गांधी जी समेत अनेक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तब दिसंबर 1921 में अहमदाबाद का कांग्रेस अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन के अध्यक्ष सीआर दास थे, लेकिन सीआर दास के जेल में होने के कारण इस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने किया था। और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने का पूर्ण अधिकार दे दिया। और इस अधिवेशन में सीआर दास का भाषण को सरोजिनी नायडू ने पढ़ा था। फिर 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने घोषणा की कि सरकार राजनीतिक बंदियों को रिहा करे, नागरिक स्वतंत्रता को बहाल करे, प्रेस से नियंत्रण हटाए, नहीं तो वह देशव्यापी स्तर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में यहाँ पे अब गांधी जी ने स्टार्ट कर दिया, तो असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हम लोग एक लाइन में समझ लेते हैं। असहयोग आंदोलन का मतलब ये हुआ कि हम लोगों को असहयोग करना है। असहयोग करना हो तो किस चीज में असहयोग करना? सरकार के या अंग्रेज के हर काम में असहयोग, कि अंग्रेजों के स्कूल में एडमिशन नहीं लेना, कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, अंग्रेजों का हर सामान का बहिष्कार करना है, अंग्रेजों की नौकरी का बहिष्कार करना है, वकालत की बहिष्कार करना है, कोर्ट कचहरी का बहिष्कार करना है, यानी कि अंग्रेजों के हर काम में हम लोगों को असहयोग करना है। इसे ही असहयोग कहा गया और यही असहयोग आंदोलन था। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या होता है कि हम लोग सविनय कानून का उल्लंघन करते हैं। जैसे गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, उसमें उन्होंने गांधी जी ने क्या किया कि नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा, यानी कि उस समय नमक बनाने का अधिकार अंग्रेज के पास था, अंग्रेजों ने कानून बनाया था, लेकिन गांधी जी ने नमक स्वयं अपने हाथ से एक संकेतात्मक रूप से नमक बनाया और उन्होंने कानून का उल्लंघन किया। तो यही उल्लंघन, इसी टाइप का उल्लंघन, अहिंसक उल्लंघन को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है, अगर आंदोलन इसके परिप्रेक्ष्य में चलाया जाए तो यह डिफरेंस था असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन सूरत के बारदोली तालुका से प्रारंभ होने वाला था, किंतु आंदोलन के प्रारंभ होने के पूर्व ही चौरी चौरा की घटना हो गई। तो जो आंदोलन स्टार्ट होने वाला था वो सूरत के बारदोली तालुका से होने वाला था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, लेकिन इसमें क्या चौरी चौरा की घटना हो गई। तो अब चौरी चौरा की घटना क्या थी उसको हम लोग देख लेते हैं। यानी कि अब आंदोलन का वापस लेना क्यों हुआ वो हम लोग अब यहाँ पे देख रहे हैं। 4 या 5 फरवरी यहाँ पे 2 डेट दिया हुआ है, तो 4 या 5 फरवरी डेट देने का कारण यहाँ पे ये है कि कहीं कहीं किसी किताब में 4 फरवरी दिया हुआ, कहीं कहीं किताब में 5 फरवरी दिया हुआ, ओल्ड एनसीईआरटी में 5 फरवरी दिया हुआ, न्यू एनसीईआरटी में तो न 4 दिया हुआ न 5 दिया हुआ बल्कि सिर्फ फरवरी दिया हुआ। तो अलग अलग किताबों में अलग अलग डेट है। तो अब एग्जाम में ऑप्शन पे डिपेंड करता है 4 फरवरी हो या 5 फरवरी हो। तो यहाँ पे हम लोग 5 फरवरी मान के चल रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग जानते हैं 5 फरवरी के बारे में। 5 फरवरी 1922 को शराब की बिक्री एवं खाद्यान्न के मूल्य में हुई वृद्धि के विरोध में चौरी चौरा गांव में लोग प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने इस प्रदर्शन के दौरान लगभग 3000 प्रदर्शनकारियों को बहुत बुरी तरह से पीटा। जब प्रदर्शनकारियों को पीटा गया तो इसके परिणाम फलस्वरूप प्रदर्शनकारियों ने भी पुलिस पर हमला कर दिया। तब फिर इसके परिणाम स्वरूप पुलिस ने गोलियां चलाई। जब पुलिस ने गोलियां चलाई तो लोग और भी उत्तेजित हो गए। जब लोग और भी उत्तेजित हो गए तो पुलिस बल पर फिर आक्रमण कर दिया। जब पुलिस बल पर आक्रमण किया तब जितने सारे पुलिसकर्मी थे वो जान बचाने के लिए थाने में घुस गए। थाने में घुसकर जितने सारे पुलिसकर्मी थे वो अंदर से बंद कर दिया, अपने आप को लॉक कर दिया। तब बाहर से भीड़ ने थाने में आग लगा दी। थाने में आग लगाई तो जो सिपाही भागने के प्रयास में फिर बाहर आए जान बचाने के लिए, भीड़ ने मार डाला और पुनः फिर दोबारा आग में फेंक दिया। तो इस क्रम में लगभग 22 पुलिसकर्मी मारे गए, जो थानेदार समेत। तो यह चौरी चौरा की घटना थी। लेकिन इस चौरी चौरा घटना को और भी थोड़ा डेप्थ में जाएं, इसके पीछे बैक स्टोरी क्या है उसको भी थोड़ा हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं और समझ लेते हैं एक्चुअली हुआ क्या था इस घटना में। ये है गोरखपुर, यूपी का
क्षेत्र जो गोरखपुर है, इसी गोरखपुर के पास एक गांव है चौरी चौरा गांव। अब एक्चुअली हुआ क्या था, गांधी जी 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए थे। तो ये क्या है, पश्चिम चंपारण है और ये बिहार का बॉर्डर है। ये तो ये हुआ यूपी का ये पूर्वी क्षेत्र हुआ और बिहार का ये पश्चिम क्षेत्र हुआ। यानी ये पूरा जो पूरा का पूरा बिहार और यूपी का जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा गांधी जी से प्रभावित था चंपारण सत्याग्रह के कारण। तो गोरखपुर में एक्चुअली हुआ क्या कि वहां पे एक भगवान अहिर नाम के व्यक्ति थे, एक आदमी थे, जो कि गांधी जी से काफी प्रभावित थे। तो उन्होंने शराबबंदी के विरुद्ध और खाद्यान्न के मूल्य में वृद्धि के विरुद्ध लोगों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। तो जो शराब की दुकान जो थी या खाद्यान्न में जो मूल्य में वृद्धि हुई थी, वो सब जमींदार लोगों का था। तरह से ये जमींदारों के विरुद्ध ही प्रदर्शन हो रहा था। तब जमींदार ने चोरा चोरी गांव के थानेदार को पैसा खिलाया और कहा कि ये प्रदर्शन को हटाओ। तब जमींदार ने जिस थानेदार को पैसा खिलाया था, उसका नाम गुप्तेश्वर पांडे था। तो गुप्तेश्वर पांडे ने भगवान अहिर को उठाकर जेल में बंद कर दिया और रात भर शराब के नशे में खूब पीटा और फिर सुबह में वार्निंग देकर, चेतावनी देकर छोड़ दिया कि प्रदर्शन को अब समाप्त करो। लेकिन भगवान अहिर माने नहीं। तब फिर भगवान अहिर ने 5 फरवरी को फिर लोगों को जमा करके फिर प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया। अब उस दिन क्या था कि जहाँ पे वो प्रदर्शन कर रहे थे चौरी चौरा में, वहां पे मेला भी लगा हुआ था और उस मेले में जमींदार के लठैत भी मौजूद थे और पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। तो जब ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो जमींदार के लठैत ने आक्रमण कर दिया, यानी हमला कर दिया प्रदर्शनकारियों में। तो प्रदर्शनकारियों लठैत के बीच में झड़प स्टार्ट हो गया। तो इसी बीच में फिर पुलिस आई। जब पुलिस आई तो झड़प और भी तेज हो गया और प्रदर्शनकारी और आक्रामक हो गए। जब प्रदर्शनकारी और भी ज्यादा आक्रामक हो गए, तब पुलिसकर्मी जान बचाकर भागकर थाने में घुस गए और अंदर से अपने आप को बंद कर दिया। अब इस बीच क्या हुआ कि जो मेला जो था चल रहा था, तो उस मेले में किरासन मिल रहा था। किरासन को लेकर उस थाने को घेर कर पूरा किरासन छिड़क कर आग लगा दिया गया। तो जब किरासन छिड़क कर अब थाने में आग लगाया गया, तो थाने के अंदर जो लोग बंद अपने आप को कर लिया था, तो वहां से वो लोग अपना जान बचाकर बाहर की तरफ भागे। जब ये लोग थाने से जितने भी सारे पुलिसकर्मी जान बचाकर बाहर की तरफ भागे, तो फिर भीड़ ने फिर उन लोगों को पकड़कर मार डाला, मार कर फिर दोबारा आग में डाल दिया। तो ये घटना घटित हुई थी। अब इस घटना में कुछ विद्वानों का मत है। विद्वानों का मत यह है कि जो पुलिसकर्मी भागकर थाने में अपने आप को अंदर बंद कर दिए थे, तो उस समय कुछ वरिष्ठ लोगों ने आकर प्रदर्शनकारियों को समझाया। जब प्रदर्शनकारियों को समझाया तो प्रदर्शनकारी वहां से लौट गए। लेकिन इस बीच में क्या था, जो जमींदार के जो लठैत थे, गुंडे थे, उन्होंने किरासन छिड़क कर थाने में आग लगा दिया और जो पुलिसकर्मी बाहर आए थे उन्हें काट काट कर फिर दोबारा आग में फेंक दिया। विद्वानों का मत है कि जिस तरह से पुलिस कर्मियों को काटा गया था, उस तरह का काम सिर्फ कोई प्रोफेशनल ही लोग कर सकते हैं, साधारण प्रदर्शनकारी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए विद्वानों में ये मत है कि ये चौरी चौरा का कांड जो हुआ था, ये प्रदर्शनकारियों ने नहीं किया था, ये जानबूझकर जमींदारों द्वारा किया गया था, ताकि ये घटना पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में हो जाए। जब चौरी चौरा का कांड हुआ, जब गांधी जी को चौरी चौरा कांड के बारे में पता चला, तो गांधी जी काफी इस घटना से दुखी हुए। तो उन्होंने तुरंत ही फिर असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दिया। तो चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। फिर उसके बाद 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस की बारदोली में बैठक हुई और इस बैठक में निर्णय लिया गया कि आंदोलन को स्थगित कर दिया जाए। यानी कि 5 फरवरी को चौरी चौरा की घटना हुई, गांधी जी ने तुरंत आंदोलन को स्थगित कर दिया। उसके बाद 12 फरवरी को बारदोली में कांग्रेस की बैठक हुई और फिर कांग्रेस ने आंदोलन को स्थगित कर दिया। 16 फरवरी 1922 को यंग इंडिया में गांधी जी ने लिखा कि मैं हर प्रकार का दमन, हर प्रताड़ना, हर उत्पीड़न सहन कर सकता हूँ, यहाँ तक कि अपनी मृत्यु का वर्ण भी कर सकता हूँ, लेकिन आंदोलन हिंसक हो जाए यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो गांधी जी ने यह लेख यंग इंडिया में लिखा था 16 फरवरी 1922 को, और यंग इंडिया स्वयं गांधी जी ही चला रहे थे। 24 फरवरी 1922 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक दिल्ली में हुई और इस बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया और यह प्रस्ताव रचनात्मक कार्यों पर आधारित था और इस रचनात्मक कार्य को गांधी जी ने स्वयं लिखा था। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण डॉक्टर मुंजे द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया था। किस अधिवेशन में? दिल्ली में जो अधिवेशन हुआ था 24 फरवरी 1922 को, इसी अधिवेशन में गांधी जी के विरुद्ध निंदा
प्रस्ताव लाया गया था, क्योंकि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अब देखते हैं यहाँ पे कि गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों में क्या क्या करने को कहा था। तो रचनात्मक कार्य के अंतर्गत ग्रामोद्योग को बढ़ावा देना था, खादी को लोकप्रिय बनाना था, राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना करनी थी, शराबबंदी समर्थन में अभियान चलाना था, अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु अभियान चलाना था, हिंदू मुस्लिम एकता को बल देना था, उसके बाद सफाई अभियान चलाना था, उसके बाद कांग्रेस के लिए 1 करोड़ सदस्य वृद्धि करना था, चरखे का प्रचार करना था, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना करनी थी, मादक द्रव्य निषेध करना था, पंचायतों को संगठित करना था। तो ये सब के सब कार्य जो थे रचनात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत थे, जिसे गांधी जी ने सूचीबद्ध किया था। इसी बीच जब विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार चल रहा था, तो उसमें विदेशी वस्त्रों की होलिका जलाई जा रही थी, तब रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के विपरीत गांधी जी को रचनात्मक कार्यक्रम की बात अपने पत्र में कही थी। रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना था कि जो वस्त्र हम लोग जला रहे हैं उसको ऑलरेडी भारतीयों ने खरीद लिया, उनका पैसा लग गया, तो वस्त्र की क्यों जला रहे हो, इससे अच्छा किसी को गरीब की मदद कर दो। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का ये कहना था। बाद में फिर गांधी जी ने भी इसके उपलक्ष्य में अपने मत रखे थे समाचार पत्र के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर ये समाचार पत्र में छाप रहे थे, तो गांधी जी इसका आंसर भी समाचार पत्र में छाप कर दे रहे थे। तो इसके पीछे डेप्थ में जाएंगे नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्तुओं को जलाए जाने को अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी कहा था। जब गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया, तब इस प्रकार गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक स्थगित कर देने से राष्ट्रवाद में मिलीजुली प्रतिक्रिया रही। कुछ को गांधी जी के प्रति श्रद्धा थी और उन्हें विश्वास था कि आंदोलन स्थगित करना गांधीवादी रणनीति का एक हिस्सा थी, तो दूसरी ओर राष्ट्रवादियों ने आंदोलन को रोके जाने के निर्णय का कड़ा विरोध किया। तो कई राष्ट्रवादियों ने विरोध किया, जैसे सुभाष चंद्र बोस थे, जवाहरलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू थे, सीआरदास थे, तो लाला लाजपत राय थे। ये काफी लोग जो थे उन्होंने गांधी जी के इस फैसले का विरोध किया था। तो सबके अलग अलग स्टेटमेंट थे, तो उस स्टेटमेंट को हम लोग देख लेते हैं कि किसने क्या क्या स्टेटमेंट दिया। तो लाला लाजपत राय ने कहा कि किसी एक स्थान के पाप के कारण सारे देश को दंडित करना कहाँ तक न्याय संगत है। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल में लिखा कि ऐसे अवसर पर जबकि जनता का हौसला बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कम नहीं था। उसके बाद फिर मोतीलाल नेहरू ने कहा, यदि कन्याकुमारी के एक गांव में अहिंसा का पालन नहीं किया तो इसकी सजा हिमालय के एक गांव को क्यों मिलनी चाहिए। उसके बाद फिर मार्क्सवादियों ने भी व्याख्या की। तो मार्क्सवादियों का कहना था कि जब आंदोलन साम्राज्यवादी शासन से लोहा लेने का मन बना चुके हैं, तो गांधी जी ने महसूस किया कि आंदोलन उनके हाथों से निकलकर हिंसा में विश्वास करने वाले तत्वों के हाथ में जाने वाली है। भूस्वामी और पूंजीपतियों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ होने वाला है। इन्हीं के हितों की रक्षा के लिए गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया था। तो ये मार्क्सवादियों का कहना था। जब जेल में बंद नेताओं के इस प्रकार की प्रतिक्रिया होने लगी, उनके स्टेटमेंट आने लगे, तब गांधी जी ने भी कहा। तो गांधी जी ने कहा, कैदी जो होते हैं वो नागरिक दृष्टि से मृत होते हैं, उन्हें क्या पता जेल में बंद है तो वो क्या जाने क्या समझे। इसलिए गांधी जी ने कहा था कैदी नागरिक दृष्टि से मृत होते हैं। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 18 मार्च 1922 को गांधी जी के विरुद्ध राजद्रोह का मुकदमा करके उन्हें 6 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन उनके हेल्थ के कारण, स्वास्थ्य के कारण, उनके स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, तो 5 फरवरी 1924 को फिर उन्हें छोड़ दिया गया था। 10 मार्च 1922 में गांधी जी को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर तथा 18 मार्च 1922 को अहमदाबाद के सेशन जज ब्रूमफील्ड की अदालत में गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया। उन पर राजद्रोह का मुकदमा इस आधार पर चलाया गया कि उन्होंने आंदोलन के दौरान पत्रिकाओं में जो लेख लिखे थे वे भड़काऊ थे, जिसकी वजह से उन्हें 6 वर्ष की सजा दी गई। परंतु 5 फरवरी 1924 को बीमारी के कारण गांधी जी को 6 वर्ष पूरे होने के पहले छोड़ दिया गया। अब गांधी जी को 6 वर्ष की सजा क्यों हुई थी? एक्चुअली जब गांधी जी पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जा रहा था अहमदाबाद में, तो गांधी जी को जो ऊपर आरोप लगाए थे, गांधी जी ने उस आरोप को कबूल कर लिया। तब उसके बाद फिर जो जज ब्रूमफील्ड थे, उन्होंने गांधी जी से पूछा आपको क्या सजा दी जाए। तब गांधी जी ने कहा मैं बाल गंगाधर तिलक का प्रतिनिधि हूँ,
बाल गंगाधर तिलक के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर उन्हें 6 साल की सजा दी गई थी। तो गांधी जी ने भी कहा था कि मुझे भी उससे कम सजा नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि मैं बाल गंगाधर तिलक का प्रतिनिधि, इसलिए गांधी जी को 6 वर्ष की सजा दी गई थी। जज ब्रूमफील्ड ने कहा कि यदि भारत में घट रही घटनाओं की वजह से सरकार के लिए सजा के इन वर्षों में कमी और आपको मुक्त करना संभव हुआ तो इससे मुझसे ज्यादा कोई प्रसन्न नहीं होगा। जब गांधी जी को सजा मिली तब उसके बाद गांधी जी ने भी अपना स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट ये था कि अनिच्छा पूर्वक मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि राजनीति एवं आर्थिक दृष्टि से भारत पहले जितना असहाय था उससे कहीं अधिक और असहाय ब्रिटेन के साथ संबंध में बना दिया। निहते भारत के पास किसी भी आक्रमण के प्रतिरोध की शक्ति नहीं है। अब गांधी जी ने आंदोलन क्यों वापस लिया, थोड़ा इसका हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। आंदोलन हिंसक होने के कारण गांधी जी का मानना था कि हिंसक आंदोलन को सरकार द्वारा राज्य के हितों की रक्षा के बहाने आसानी से कुचला जा सकता है। इसके पीछे सरकार यह भी तर्क दे सकती है कि हिंसा को दबाने के लिए हथियारों का सहारा लेना उनकी विवशता। फिर उसके बाद आंदोलन धीरे धीरे उबाऊ तथा थकाने वाला बन रहा था। यह स्वाभाविक भी था क्योंकि सरकार किसी प्रकार के समझौतावादी रुख अपनाने के लिए तैयार नहीं थी। इन परिस्थितियों में इतने व्यापक स्तर पर चल रहे आंदोलन को बहुत ही ज्यादा अधिक दिनों तक नहीं खींचा जा सकता था, इसलिए गांधी जी ने आंदोलन को वापस लेना ज्यादा बेहतर समझा। अब इस आंदोलन का हम लोग मूल्यांकन कर लेते हैं। वो सहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक किंतु प्रभाव की दृष्टि से सकारात्मक था। मुसलमानों की भागीदारी ने इस आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप दिया, किंतु कुछ अर्थों में इसने राष्ट्रीय राजनीति का संप्रदायकरण भी किया। इस आंदोलन ने सिद्ध कर दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चुनिंदा लोगों की नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। इस आंदोलन में समाज के हर वर्ग, कृषक, शहरी, ग्रामीण, दस्तकार, बुद्धिजीवी, छात्र, गरीब, बच्चे, व्यापारी, व्यवसायी, कर्मचारी, पुरुष, महिला इत्यादि सभी ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। इस आंदोलन ने यह सिद्ध कर दिया कि गुलामी की दास्ता से मुक्ति पाने हेतु राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक संघर्ष कर सकता है। इस आंदोलन में अंग्रेजों की उपनिवेशी शासन की दो मिथ्याओं को भी तोड़ा गया। पहला यह कि विदेशी शासन भारतीयों के हित में है, दूसरा यह कि वह अजय है तथा उसे कोई परास्त नहीं कर सकता है। अंग्रेजों का कहना था कि हम लोग सिविलाइज्ड हैं और भारतीय लोग जो है अनसिविलाइज्ड हैं, इसलिए हम लोग भारतीयों को सिविलाइज्ड बनाएंगे, इसलिए हम लोगों का जो शासन है वो भारतीयों के हित में और बेहतर में है, हम लोग भारतीयों को सिखाएंगे। अंग्रेजों का यह कहना था। और अंग्रेजों का एक और घमंड था कि वे विश्व विजेता है तो उन्हें कोई हरा नहीं सकता। अब बाद में फिर असहयोग आंदोलन के दौरान जो भारतीय लोग थे वो लोग इस चीज को अच्छी तरह समझ गए और अंग्रेजों के इस मिथ्यों को भी वह तोड़ दिए। अब हम लोग यहाँ पे कुछ वन लाइनर फैक्ट्स देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं जो हम लोगों ने अभी तक कवर किया। गांधी जी के नेतृत्व में चलाया जाने वाला प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। फरवरी 1920 में गांधी जी ने घोषणा की कि सरकार अमृतसर हत्याकांड के लिए खेद प्रकट करे, तुर्की के प्रति अपने व्यवहार को नरम करे और भारतीयों के लिए कोई नवीन योजना प्रस्तुत करे और जालियांवाला हत्याकांड जो हुआ था उसके लिए सरकार कोई फैसला ले। अगर सरकार इन मांगों को स्वीकार नहीं करेगी तो वह असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। जून 1920 में खिलाफत कमेटी का इलाहाबाद अधिवेशन में गांधी जी को खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया। फिर 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन के प्रथम दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। 31 अगस्त 1920 को खिलाफत कमेटी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। सितंबर 1920 को कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया गया और इस अधिवेशन के अध्यक्ष लाला लाजपत राय। लेकिन इस असहयोग आंदोलन का विरोध सीआरदास ने किया। जब सीआरदास ने विरोध किया तब दिसंबर 1920 में दोबारा फिर नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को सीआरदास ने प्रस्तावित और इसके अध्यक्ष जो इस बार थे सी विजय राघवाचार्य थे। जुलाई 1921 में अली बंधुओं ने घोषणा की कि मुसलमानों का सेना में रहना धर्म के खिलाफ है, इस कारण अली बंधुओं को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन हुआ था। दिसंबर 1921 में कांग्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन के कार्यकारी अध्यक्ष हकीम अजमल खान थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने का पूर्ण अधिकार दे दिया। तो ये दिसंबर 1921 का जो अधिवेशन था इसके अध्यक्ष सीआरदास थे, लेकिन जेल में होने के कारण हकीम अजमल खान ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की और इसी अधिवेशन में सीआरदास के भाषण को सरोजनी नायडू ने पढ़ा था।
सबके सामने। फरवरी 1922 में गांधी जी ने घोषणा की, सरकार राजनीतिक बंदियों को रिहा करे तथा प्रेस से नियंत्रण हटाए, नहीं तो वह देशव्यापी स्तर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन सूरत के बारदोली तालुका से प्रारंभ होने वाला था, लेकिन फिर 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक गांव में आंदोलनकारियों ने थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। फिर 12 फरवरी 1922 में बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का फैसला लिया गया। फिर 10 से 18 मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया। 5 फरवरी 1924 को बीमारी के कारण गांधी जी को 6 वर्ष पूरे होने के पहले छोड़ दिया गया। फिर 4 आना का मेंबरशिप लॉन्च किया गया इस आंदोलन में कांग्रेस के द्वारा, और विलेज, तालुका और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमेटी एस्टेब्लिश किया गया ताकि कांग्रेस जो है वो हर लोगों, हर जन तक पहुंच सके, अपनी पहुंच बना सके। कुछ बीपीएससी के फैक्ट्स को हम लोग देख लेते हैं। दिसंबर 1921 में पटना में ब्रिटेन के युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन हुआ था। प्रसिद्ध साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन और सहयोग आंदोलन के दौरान छपरा में सक्रिय थे। छात्रों को वैकल्पिक शिक्षा प्रदान करने के लिए पटना गया रोड पर राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। इसी आंदोलन में इस राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में ही बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को गांधी जी द्वारा किया गया। बिहार में इस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू की गई थी। इस मुठिया प्रथा में क्या था कि प्रत्येक ग्रस एक मुट्ठी अनाज कांग्रेस को दान में देंगे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बंगाल के एडवोकेट जनरल थे। वह पहले भारतीय थे जिन्होंने वायसराय की काउंसिल में कानून सदस्य के रूप में प्रवेश करने का सम्मान प्राप्त किया था। प्रथम महायुद्ध के पश्चात श्री सिन्हा को लॉर्ड की उपाधि दी गई थी और सन 1920 में लॉर्ड सिन्हा बिहार तथा उड़ीसा के गवर्नर नियुक्त हुए थे। तो लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा वो सहयोग आंदोलन के दौरान दिया था। पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना मौलाना मजरुल हक ने 1921 में की थी। एक रिपोर्ट के अनुसार वो सहयोग आंदोलन के दौरान तिरहुत की स्थिति सबसे गंभीर थी। बिहार में मुजफ्फरपुर जिला वो सहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था। वो सहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज छोड़ा, जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही रह गए थे। इस तरह से आज हम लोगों ने असहयोग आंदोलन का लगभग मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स था उसको आज हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग यहाँ से असहयोग आंदोलन से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। जितने भी सारे प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो बीपीएससी में आए हों, यूपीएससी में आए हों, पीसीएस में आए हों, या यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, एसएससी, रेलवे, जितने भी सारे अदर गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन सब पूछे गए हैं, सबको हम लोग अब सॉल्व करने जा रहे हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? स्वामी विद्यानंद ने किया था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो उस प्रदेश का नाम बिहार है। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे थे? तो किसने छोड़ा था? जयप्रकाश नारायण ने। निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो किसने किया था? CR दास ने किया था। सितंबर 1920 में कलकत्ता का अधिवेशन जो हुआ था उसमें मदन मोहन मालवीय ने अध्यक्षता की थी और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। फिर दिसंबर 1920 में फिर नागपुर का अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में C विजय राघवाचार्य वह अध्यक्ष थे और इस बार असहयोग आंदोलन को CR दास ने प्रस्तावित किया था। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो कहाँ से सक्रिय थे? वो छपरा से थे। किस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो चौरी चौरा कांड के बाद। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो 1920 में किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो 1920 में किया था। 1923 से 38 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्य विधियों की पुनरावृत्ति का कारण था हरदयाल और लाजपत राय जैसे नेताओं का बढ़ता हुआ प्रभाव? बिल्कुल नहीं। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन? बिल्कुल सही। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो काकोरी कांड नहीं, चौरी चौरा कांड।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? तो 1920 में। महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था तो असहयोग आंदोलन था। नील आंदोलन या नील चंपारण सत्याग्रह जो था वो सिर्फ पश्चिम चंपारण में चला था, पूरे भारतवर्ष में नहीं चला था और ना ही वह जन आंदोलन था। खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में। निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन का प्रारंभ करने का कारण नहीं था? खिलाफत का प्रश्न था नमक कानून नहीं था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। तो सबसे पहले चौरी चौरा में पुलिस का गोलीकांड हुआ, उसके बाद उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाया गया, उसके बाद गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन किया गया, उसके बाद गांधी जी की गिरफ्तारी हुई। तो इसका आंसर क्या हुआ? 1, 2, 3, 4। 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया। तो नेतृत्व में किसके नेतृत्व में किया? महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में किया। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं, गृह शासन आंदोलन में नहीं, खिलाफत आंदोलन में नहीं, बल्कि असहयोग आंदोलन में। निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? इस आंदोलन की अवधि वर्ष 1920 से 22 तक थी, ये तो सही है। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था, ये भी सही है। इसमें बहिष्कार की योजना थी, ये भी सही है। एम ए जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, ये गलत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नीचे कथनों पर ध्यान दीजिए। असहयोग आंदोलन से कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, बिल्कुल सही। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, ये भी बिल्कुल सही। जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया, ये भी सही। ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने को राजी हो गई, ये गलत है। तो आंसर क्या हो गया? 1, 2, 3 इसका। तो 1, 2 और 3 सही है, इसका आंसर बी हो गया। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह थी कौन सी उपाधि थी? केसरी हिंद की उपाधि थी। निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो किसने छोड़ी थी? महात्मा गांधी ने नहीं, मदन मोहन मालवीय ने नहीं, तेज बहादुर सप्रू ने नहीं, चित्तरंजन दास ने कलकत्ता से। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम को नहीं देख सके? तो बाल गंगाधर तिलक। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था और इसी दिन इनका देहांत हो गया था। निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? 5 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? तो गोरखपुर जनपद में। कहाँ पड़ता है? यूपी में। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो चौरी चौरा कांड के कारण। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया क्योंकि आम जनता का समर्थन संतोषजनक नहीं था, ये गलत है। मुसलमानों ने आंदोलन से अपने आप को अलग रखा, ये भी गलत है। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस पार्टी की मांगों को सहृदय विचार करने का आश्वासन दिया, ये भी गलत है। चौरी चौरा में हिंसा भड़क उठी, ये सही है। महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था? तो चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो बारदोली में थे। कहाँ है बारदोली? गुजरात में है। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था, तो बताइए यह कब समाप्त हुआ था? 1922 में समाप्त हुआ था। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो डॉक्टर मुंजे ने। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कोट से बतलाएं। तो चौरी चौरा कांड बिल्कुल ठीक है। उसके बाद असहयोग आंदोलन का स्थगन किया गया, ये भी सही है। उसके बाद तब बारदोली प्रस्ताव लाया गया, कब? 12 फरवरी 1922 को। तो 1, 2, 3 इसका सीरीज में सही है। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? यहाँ पे बर्बादी हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा? बर्बादी। रविंद्रनाथ टैगोर ने। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने का विरोध किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान स्थापित की गई? काशी विद्यापीठ किया गया था, बिल्कुल सही। गुजरात विद्यापीठ भी किया था, ये भी सही। जामिया मिलिया भी किया गया था, ये भी सही। काशी हिंदू विश्वविद्यालय नहीं किया गया था, ये 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित किया गया। तो इस तरह से इसका आंसर 1, 2, 3 यानी कि केवल 1, 2 तथा 3 इसका आंसर हो गया बी। 1921 से 22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था तो हिंदू मुस्लिम एकता था, हाँ। सूबों की अधिक शक्तियां, गलत। केंद्रीय विधायक सदन में चुने हुए सदस्यों की संख्या में वृद्धि, ये भी गलत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन, ये भी गलत। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए।
निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, बिल्कुल सही। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, ये भी सही। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ, ये भी सही। 1930 में असहयोग आंदोलन, गलत। इसका आंसर क्या हो गया? डी। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ये गलत है। 1931 में राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931 में हुआ था, ये सही है। 1921 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ, गलत। 1920 से स्टार्ट हुआ था। 1920 में रॉलेट एक्ट, ये भी गलत। 1919 में हुआ था। इसका आंसर क्या हो गया? बी। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया, बिल्कुल सही है। इस स्थगन का सीआर दास ने एवं मोतीलाल नेहरू ने विरोध किया, बिल्कुल सही, ये भी सही है। लेकिन इसका कारण गलत है, ये जो आर जो कारण है ये गलत है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही रह गए थे? तो जयप्रकाश नारायण ने छोड़ा था। निम्नलिखित में से किसका संबंध असहयोग आंदोलन से है? मोपला आंदोलन का है, हाँ। नागा आंदोलन भी हुआ था। महंतों के विरुद्ध सिखों का आंदोलन भी हुआ था। इसका आंसर जो हो गया उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ई। बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ तो कब हुआ था? 1920 में। स्वामी विद्यानंद संबंधित हैं किसान आंदोलन से। बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ तो 1920 में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वें अधिवेशन 28 एवं 29 अगस्त 1920 को हुए, जिसमें असहयोग का समर्थन तथा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। ये अधिवेशन कहाँ हुआ? यह अधिवेशन भागलपुर में हुआ था और राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। बिहार की प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में स्थापित हुई, कहाँ हुआ था? पटना में। फरवरी 1921 को पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ तो कब हुआ? 6 फरवरी 1922 को नहीं, 6 फरवरी 1922 को तो अब खत्म होने वाला था। 6 फरवरी 1920 को, तो 6 फरवरी 1920 को भी नहीं, क्योंकि 1 अगस्त 1920 से स्टार्ट हुआ था। 6 फरवरी 1921 को, बिल्कुल सही। 1919 में तो होगा ही नहीं। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ स्थिति सबसे गंभीर थी? तो सबसे स्थिति गंभीर थी जो तिरहुत में थी। यहाँ पर कह रहा है गंभीर के बारे में, ये याद रखना है। और सबसे बड़ा केंद्र अगर कहेगा तो मुजफ्फरपुर। किसान समाचार के संस्थापक थे तो कौन थे? स्वामी विद्यानंद थे। बिहार में कौन सा जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था? अब यहाँ पर कह रहा है सबसे बड़ा केंद्र था, वहां पर स्थिति गंभीर थी, यहाँ पर कह रहा है सबसे बड़ा केंद्र था, तो सबसे बड़ा केंद्र था मुजफ्फरपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में कहाँ हुआ? गया में हुआ था। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न था, तो गया का कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सीआर दास थे। और सीआर दास क्या कर रहे थे? असहयोग आंदोलन का विरोध। क्यों? क्योंकि वो पॉलिटिक्स में जाना चाह रहे थे, यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का भारत सरकार शासन अधिनियम जो आया था उसके तहत विधान परिषद में वो प्रवेश करना चाह रहे थे। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था, तो किसका उद्घाटन किया था? बिहार विद्यापीठ का, हाँ। बिहार नेशनल कॉलेज का, हाँ। दोनों का किए थे, तो आंसर क्या हो गया इसका? बी। ए एवं बी दोनों। सदाकत आश्रम की स्थापना की थी तो मजहरुल हक ने किया था। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? 1921 में। बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था? असहयोग आंदोलन के दौरान। बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू की गई थी? तो असहयोग आंदोलन के समय। तो ये मुठिया प्रथा क्या थी उसको हम लोग जान लेते हैं। कांग्रेस के लिए धन जुटाने हेतु इस प्रथा को शुरुआत की गई थी। इस प्रथा के अनुसार प्रत्येक गृहस्थ प्रतिदिन एक मुट्ठी अनाज कांग्रेस को देता था। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 जो चला को क्यों निलंबित किया गया? तो चौरी चौरा कांड हुआ था, उसी के कारण ही इसे निलंबित किया गया था। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। तो इनका कार्यकाल कितना था? 1916 से लेके 1921 तक था। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है? तो गोरखपुर में स्थित है, यूपी के। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? बनर्जी ने किया था। असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
यह आंदोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफी बड़ी प्रबलता का था। बिल्कुल सही है। यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ। ये भी सही है। यह आंदोलन राष्ट्रवाद, मध्यवर्ग राजनीति, मध्यवर्ग गलत, धर्म गलत, सामंतवाद गलत। तो इसका आंसर ये क्या हो गया? ये नहीं होगा। तो आंसर इसका क्या हो गया? 1 और 2। दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें ताकि वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं या जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने पर आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं।